आज हम पढ़ने वाले हैं राणा कुंभा के बारे में। राणा कुंभा या इन्हीं का नाम कुंभकर्ण भी है। यह है 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी तक। देखिए, मैंने जितने भी राजा पढ़ाए हैं उनमें किसी के बारे में नहीं कहा कि आप इसका टाइम पीरियड याद रखना, लेकिन राणा कुंभा के बारे में स्पेशल कहूँगा क्योंकि इनकी एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, कब से 1433 से 1468 ईस्वी तक। राणा कुंभा का जन्म हुआ था, जन्म 1417 ईस्वी में, और इनके जो पिता थे वो हम पढ़ ही रहे थे, मोकल। जब पिता का नाम याद रखना है तो माता का भी रखना है, और माता का नाम है सौभाग्यवती परमार। सौभाग्यवती परमार। देखिए, झिलवाड़ा के कैंप से जब कुंभा अपनी जान बचा करके भागा तो वो हंसाबाई के पास आता है सीधा मेवाड़, और आकर के अपनी दादी को सारी बात बताता है कि कैसे चाचा और मेरा ने उसके पिता जो मोकल हैं उनकी हत्या कर दी है और वो वहाँ से अपनी जान बचा करके भागा है। तो अब हंसाबाई टेंशन में आ जाती है कि भाई मेवाड़ का एक ही धनी दोरी है, कौन? कुंभा, और अगर उसको भी ये लोग मार देंगे तो फिर मेवाड़ की रक्षा करने वाला, उस पर राज करने वाला कौन बचेगा? तो उसको वापस एक बार फिर अपना भाई याद आता है जो वापस मारवाड़ चला गया था, कौन? रणमल। वो रणमल को मैसेज करते हैं कि भैया आप वापस आओ, अपने जो राखी का फर्ज है उसको अदा करो। और रणमल वहाँ से आता है, और आते ही भीलों की सहायता से जो है सर्वप्रथम चाचा और मेरा को मार दिया जाता है, क्योंकि ये भीलों के क्षेत्र में छुपे हुए थे। तो कुंभा ने सर्वप्रथम क्या किया? चाचा व मेरा, इनको मारा। साथ में कौन कौन है? रणमल, और तो ध्यान रखना, जो संरक्षक बना ये रणमल, संरक्षक गार्जियन जो बना कुंभा का वो कौन बना? रणमल। रणमल का विशेष तौर पे ध्यान रखना, मेवाड़ के दो राजाओं का संरक्षक, एक तो मोकल का भी संरक्षक रहा है और कुंभा का भी संरक्षक रहा है। तो रणमल ने जब इनको मार दिया तो उसके बाद में वापस जाने लगा तो हंसाबाई ने कहा कि पहले भी आप आए थे, आपने मदद करी, और आपके जाते जो है मोकल को मार दिया गया। अब अगर आप वापस चले जाओगे तो कुछ ऐसा न हो कि वापस कुंभा के ऊपर जान की आफत आ जाए, तो कुछ दिन और ठहर जाओ और यहाँ रहो आप। तो ये अपने जो साथी हैं वहाँ से कुछ और जो सगे संबंधित है मारवाड़ से, वहाँ से उनको बुला लेता है और ये मेवाड़ में रहने लग जाता है और यहाँ कुंभा की मदद करता है शासन करने में। तो अब रणमल यहाँ रहा तो मेवाड़ में दो गुट हो गए, एक तो राठौड़, ये राठौड़ डायनेस्टी का है, और एक सिसोदिया, वो तो है ही सही, सिसोदिया। देखिए, राठौड़ों में कौन है? रणमल, और सिसोदियों में राव चुंडा का भाई था राघव देव। राघव देव ये चुंडा का भाई है, यही कहूँ मोकल का भाई। अब देखिए, ये यहाँ रहने लगता है तो मेवाड़ के जो सिसोदिया वो कहते हैं कि अतिथि तुम कब जाओगे, तुम तो ये रहने लग गए भैया, अब तो हमें अपना काम करने दो। लेकिन ये अपने भाइयों के साथ, इन सबके साथ मेवाड़ में रहने लग जाता है। तो इन दोनों के बीच में थोड़ी सी खींचातानी हो जाती है, और एक दिन रणमल अपने साथियों से कह करके राघव देव की हत्या करवा देता है। किसकी? राघव देव की हत्या। तो इसको रास्ते से हटा देता है। अब कौन बचा? रणमल। लेकिन इससे सिसोदिया सारे नाराज हो जाते हैं। अब देखिए, रणमल की यहाँ पे एक प्रेमिका थी, मेवाड़ में गर्लफ्रेंड थी, कौन? भारमली। अब एक दिन रणमल भारमली से मिलने गया, थोड़ा नशा किया हुआ था, तो नशे में ये बोलता है कि मेवाड़ की आने वाली अगली जो रानी है वो तू है। तो भारमली कहती है कि कैसे? कि कुछ दिनों में मैं कुंभा को मार करके मेवाड़ पे अपना राज करना चाहता हूँ। भाई मारवाड़ तो मेरे कब्जे में से, अब मैं मेवाड़ को भी हथियाना चाहता हूँ। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर
रणमल खुद कुंभा को बचाने के लिए आया है, लेकिन देखिए राजतंत्र में एक दूसरे को मारकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो इसके मन में पाप आ गया। जब ये बात बारमली को पता चलती है, बारमली बड़ी देशभक्त महिला थी, बारमली जाकर के हंसाबाई को बताती है कि आपका भाई जो है वो मेरे से ऐसा ऐसा कर रहा है। अब वो कहती है कि भाई ऐसा कैसे, कि मैंने खुद अच्छे से सुना है उसके मुंह से। अब हंसाबाई भी थोड़ी सोचती है कि भाई थोड़ा है तो टेढ़ा ही, लेकिन अब क्या करते हैं, हंसाबाई को एक बार वापस जो चुंडाएं वो याद आते हैं। हंसाबाई वापस राणा चुंडा को मैसेज करती है, ये जो कि मालवा में रह रहा था मांडू के सुल्तान के पास, कि चुंडा जी ऐसी भी क्या नाराजगी, भाई लड़ाई झगड़े घर में किसके नहीं होते, सबके होते हैं, आप तो गए तब से वापस आए नहीं। उधर चुंडा भी थोड़े परेशान थे कि भाई आओ थोड़ी सी परेशानी है। तो चुंडा बोलते हैं कि कब आना है, कि बस जितना जल्दी हो सके सुबह की ट्रेन पकड़ो और आ जाओ। तो चुंडा जी आते हैं वापस, मेवाड़ में आते ही उनको सारी बात बताई जाती है कि कैसे मोकल को मार दिया गया, और वो तो कुंभा को बचाने के लिए मैंने मेरे भाई रणमल को बुलाया, और अब उसके मन में पाप है, वो मेवाड़ का राज्य त्याना चाहता है। तो वे क्या करें कि भाई अब रणमल से अगर डायरेक्ट मना करते हैं तो वो तो कल मारता आज मार दे कुंभा को। और थोड़ा सा ये मतलब थोड़ा शक्तिशाली था कौन, रणमल, ऐसे डील का डाकी टाइप आदमी, बढ़िया 5-7 फुट का लंबा चौड़ा आदमी, तो सामने से तो जाके मार नहीं सकते। तो वापस बारमली को कहते हैं कि बारमली तेरी मदद चाहिए, और बारमली की सहायता से सन 1438 ईस्वी में रणमल की हत्या कर दी जाती है जहर दे करके। किसको? रणमल को निपटा दिया। अब ये यहाँ से बोलते हैं कि आज ना मारवाड़ के जितने भी राठौड़ हैं उन सबको चुन चुन के मारेंगे। अब इसी समय रणमल का एक बेटा राव जोधा, वो भी यहीं पे पास में कोई संगीत का डांस का प्रोग्राम हो रहा होगा, तो वहाँ पे देख रहे थे भाई जहाँ अपने पिता की तूती बोलती है वहाँ पे कौन बेटा राज नहीं करेगा। तो बड़े अपनी मस्ती में मस्त थे। जैसे संगीतकार को पता चलता है कि रणमल की हत्या हो जाती है, तो वो टिपिकल मारवाड़ी लैंग्वेज में कहता है कि जोधा भाग सके तो भाग, थारो रणमल मारियो जाए, कि जोधा भाग सकता है तो भाग ले, अपनी जान बचा करके रणमल को जो है मार दिया गया है। अब जैसे ही ये शब्द जोधा के कानों में पड़ते हैं, तो वो अपने जितने भी साथी संगी थे उन सबको लेकर के यहाँ से रफू चक्कर होते हैं। मेवाड़ की सिसोदिया उनका पीछा करते हैं, ये किधर मंडोर की तरफ भागते हैं क्योंकि इनका राज्य जोधपुर था। लेकिन जोधपुर से आगे तक, जोधपुर तक भी ये पीछे जाके नहीं देखते हैं। और राव जोधा जो है बीकानेर का एक गांव है काहुनी गांव, वहां जाकर के शरण लेता है। ये कहाँ पे? बीकानेर में। अब मारवाड़ वाले जितने भी हैं वो मंडोर को अपने अधिकार में कर लेते हैं। तो मारवाड़ पे और मेवाड़ पे किनका सिसोदिया का कब्जा हो जाता है। राव जोधा इधर उधर भटकता रहता है। अब एक कुछ दिनों बाद अपनी सेना को वापस संगठित करता है और मंडोर को जीतने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार ये हमला करे, हार जाए और फिर भाग जाए। तो इसी तरीके से चलते चलते बहुत सारा टाइम हो गया है। एक बार कोई हमला हुआ था तो उसमें ये घायल अवस्था में वापस लौट रहा था, तो पानी की प्यास लगी, रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ पे कहाँ आदमी ना आदमी की जात। तो एक किसान के खेत पर पहुँचता है और जहाँ पे एक महिला इसको पानी पिलाती है। और जैसे भी अपने भी गाँव में परंपरा है इसे कि अगर घर आया मेहमान है तो उसको भूखा नहीं जाने देते, तो राव जोधा को खाना खिलाती है। अब खाना खिलाते वक्त मारवाड़ में खाने के नाम पे क्या, खिचड़ा, और खिचड़े में बीच में घी डाल करके दिया जाता है। तो थोड़ा गर्म था, जैसे जोधा बीच में हाथ डालता है हाथ जल जाता है इसका। तो वो महिला कहती है कि क्या मूर्ख है तू भी जोधा की तरह। ये बात सुनते हैं कि इसके कान खड़े हो जाते हैं कि कैसे, कि वो भी आसपास के गांव को तो नहीं जीता, सीधा राजधानी पे आक्रमण करता है और हर बार अपनी हार करके वापस भाग जाता है। तो पहले आसपास जो ठंडा इलाका है उधर से खाना चालू कर, मतलब जो खिचड़ा है वो आसपास से खाना चालू कर, तब तक बीच में ठंडा हो जाएगा, तो बीच वाले को आसानी से खा सकते हैं। ये बात समझ में आ जाती है। तो राव जोधा को वहाँ पे 2 बातें सीखने को मिलती है। एक तो पहले ही तो खिचड़ा कैसे खाना है, और दूसरा अपनी राजधानी को कैसे जीतना है। अब जोधा के समझ में आ गया था, तो आसपास के गाँवों में से आसपास जितने थे उनको जीतना शुरू करता है और धीरे धीरे राजधानी तक पहुँचता है। तो मंडोर तक आते आते लगभग ये 1453 ईस्वी की बात है, 1453 ईस्वी में। और जब ये फाइनली राजधानी
पे हमला करता है, उससे पहले अपनी जो बुआ है इनसा बाई के पास मैसेज करवाता है, कहता है कि बुआ जी गलती पापा ने करी थी, उसकी सज़ा मैं भुगत रहा हूँ, पापा को उसकी सज़ा मिल चुकी है और मैं अब तक अपने राज्य से वंचित हूँ, लगभग 15 साल हो गए मेरे को इधर उधर भटकते हुए। आप ही कुंभा को समझाओ कि वो मुझे वापस मेरी राजधानी संभला दे। तो अंसाबाई कुंभा को समझाती है कि बेटा मेरे परिवार वालों ने कौन सा सुख पाया है, मेरी शादी यहाँ मेवाड़ में करी तो भी दुखी उठाना पड़ा और रणमल के हो गई, भाई को मार दिया, मोकल को मार दिया गया, वो सारी चीज़ें करके कुंभा के समझ में आता है और वो 1453 ईस्वी में अंसाबाई के कहने पर राव जोधा से संधि करता है। तो हम 1453 में जो संधि होती है उसके बारे में देख लेते हैं, आंवल बावल की संधि। इसको ध्यान रखना, पिता मोकल माता सौभाग्यवती परमार, सर्वप्रथम किसको मारा, चाचा और मेरा को। यहाँ से जो मापा पंवारे और एक्का है वो भाग करके कहाँ चले गए थे वो मैं भी आगे जिक्र करूंगा, मालवा में चले गए थे महमूद खिलजी के पास। 1453 ईस्वी में आंवल बावल की संधि होती है। ट्रीटी ऑफ आंवल बावल। तो देखिए आंवल बावल, आंवल का मतलब यूँ है कि हरी भरी झाड़ी होती है मेवाड़ में, कि जहाँ तक आंवले की झाड़ी है वहाँ तक मेवाड़ की बाउंड्री रहेगी, और बावल मतलब जहाँ से बबूल या किक्कर चालू हो जाते हैं वो क्या होगा, मारवाड़। पहले मारवाड़ और मेवाड़ किसके अधीन था, राणा कुंभा के अधीन। तो जो ये संधि होती है किस किस के बीच में होती है, कुंभा व राव जोधा। और करवाई किसने, हंसाबाई ने। कुंभा की तो दादी हो गई और राव जोधा की क्या है, बुआ। तो इस संधि के फलस्वरूप जो इनकी सीमा निर्धारण किया गया ना भाई, कहाँ से कहाँ तक मेवाड़ होगा और कहाँ से कहाँ तक मारवाड़ होगा, तो जो मिड पॉइंट आया था वो था सोजत। सोजत पड़ता है पाली में। यहाँ से ऊपर का इलाका तो मारवाड़ का और इधर का इलाका किसका था, मेवाड़ का। तो और इसी संधि के फलस्वरूप जो है कुंभा का बेटा था पुत्र, किसका, कुंभा का, कौन, रायमल। और होता ही है, राव जोधा अपनी दुश्मनी को कम करने के लिए, वापस नजदीकियां बढ़ाने के लिए अपनी पुत्री थी श्रृंगार कंवर, श्रृंगार कंवर, इसका विवाह रायमल के साथ कर देता है। किसके साथ, रायमल के साथ। और श्रृंगार कंवर आगे मैं पढ़ाऊंगा, ये गोसुंडी गांव में अपनी एक बावड़ी बनवाती है जहाँ पे शिलालेख लगवाती है, वो सारी बातें आगे करेंगे। तो इसी संधि के फलस्वरूप श्रृंगार कंवर का विवाह किससे हुआ था, रायमल के साथ। अब ये बात तो यहाँ इधर हो गई कि आंवल बावल की संधि हो गई, जोधा और कुंभा जो है वापस मिल गए थे। देखिए अगला जो टॉपिक है अपना वो है सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध ये हुआ था 1437 ईस्वी में। देखिए हुआ यूं था कि जो मापा पंवार है, मापा पंवार और इसके साथ एक और था एक्का, ये दोनों मालवा में जाके छुपे हुए थे। और मालवा में किसके पास, महमूद खिलजी फर्स्ट, इसके पास गए हुए थे। अब कुंभा खिलजी के पास मैसेज करता है और कहता है कि भाई मेरे पिता के दो हत्यारे मापा पंवार और एक्का तेरे पास छुपे हुए हैं, तो उनको मेरे को दे देंगे। तो ये मना कर देता है कि मान जा, दे दे इनको, नहीं तो खामगा बीच में तू पिटेगा के। तो ये साफ मना कर देता है, क्योंकि महमूद खिलजी के खिलाफ राणा कुंभा ने पहले उमर खां को शरण दी थी, असाइनमेंट दी थी, किसको, उमर खां को। और ये कहता है कि तूने उसको मुझे नहीं सौंपा तो मैं क्यों सौंपूं। और इसी बात को लेकर के इन दोनों के बीच में सारंगपुर, ये एमपी में पड़ता है, युद्ध होता है 1437 ईस्वी में। किस किस के मध्य, इधर तो है कुंभा और इधर है महमूद खिलजी, इन दोनों के मध्य युद्ध होता है। विजय कौन होता है, राणा कुंभा इनको अच्छे से पीटता है ढंग से और यहां से इसको भगा देता है। महमूद खिलजी हारता है और इस याद में किसके, सारंगपुर विजय, इसकी जीत की खुशी में सन 1440 से और 1448 ईस्वी के मध्य
ये चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ बनवाता है, विजय स्तंभ, विक्ट्री टावर। क्या बनवाता है? विक्ट्री टावर, जो आज अपने राजस्थान की नहीं पूरे भारत में बहुत अद्वितीय पहचान रखने वाला कौन? विजय स्तंभ। किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने। इसके बारे में डिटेल से हम जिक्र करेंगे बे आगे। पहले ध्यान रखना किसके उपलक्ष्य में बनवाया था? सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में। सारंगपुर विजय कब हुई थी? 1437 में। किसको हराया था? महमूद खिलजी फर्स्ट को। ठीक है, अब महमूद खिलजी हार जाता है। इसके बाद में जो राणा कुंभा है, एक और चीज देखिए, इससे पहले जब मोकल पड़ा था तो उसमें बताया था मैंने, जो श्रृंगी ऋषि का भी लेके उसमें बताया था कि मोकल ने जो है नागौर का फिरोज खां था उसको हराया था। तो नागौर में अगला फिरोज खां का बेटा बना था, फिरोज खां। इसका बेटा था कौन? शम्स खां। शम्स खां राजा बनना चाहिए था, लेकिन फिरोज खां का भाई मुजाहिद खां, ये राजा बन जाता है। मतलब शम्स खां का चाचा है कौन? मुजाहिद खां। तो ये इसको हटा करके राजा बन जाता है। शम्स खां कुंभा के पास मैसेज करता है कि आप मेरी मदद करो, और कुंभा जो है मुजाहिद खां को हटा करके नागौर का राजा किसको बना देते हैं? शम्स खां को। और शम्स खां भाई जो हारता है उसका सीधा सा नियम है, तो टैक्स देगा और जो किला है उसका पुनर्निर्माण नहीं करवाएगा। कुछ दिनों तक शम्स खां कुंभा को टैक्स देता है और बाद में बंद कर देता है, और नागौर के किले का जैसे काम चालू करता है ना, कुंभा वापस अटैक करता है और शम्स खां को हरा करके यहाँ से भगा देता है। तो ये ध्यान रखना कि कहाँ के उत्तराधिकार युद्ध में कुंभा ने भाग लिया था? नागौर के में। कौन था? इससे पहले मोकल ने उसको हराया था फिरोज खां को। बाद में बनना कौन चाहिए था? उसका बेटा शम्स खां। बन कौन गया? मुजाहिद खां, उसका चाचा। तो कुंभा चाचा को हटा करके जो उसका बेटा है फिरोज खां का, उसको उसका राज्य दिलवाता है। तो ध्यान रह जाएगा कि कुंभा ने कौन से उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया था? नागौर के में। अब नागौर किसके कब्जे में आ गया? कुंभा के में। शम्स खां भाग करके चला जाता है गुजरात। कहाँ पे? गुजरात में उस वक्त था कुतुबुद्दीन शाह, कुतुबुद्दीन शाह। और वहां जाकर के अपनी बेटी का विवाह कर देता है कुतुबुद्दीन शाह से, और कहता है कि भाई तू नागौर को वापस जीतने में मेरी मदद कर। कुतुबुद्दीन शाह कुंभा पे हमला करता है, कुंभा इसको भी पीट करके भगाता है। तो इधर कौन हार गया? कुतुबुद्दीन शाह को भी हराता है। उधर मालवा का जो महमूद खिलजी फर्स्ट है, इसको भी हराया। अब जब ये बात पता चली महमूद खिलजी को, तो महमूद खिलजी कुतुबुद्दीन शाह के पास मैसेज करवाता है कि मैंने सुना है आपको हराया है। तो कहता है कि हाँ, अभी अभी मेरे को हराया है, कि कुछ दिनों पहले कुंभा ने मेरे को भी हराया था। तो ये दोनों आपस में क्या है? चंपानेर में। बात है कब की? कौन कौन? इधर से तो गुजरात का कौन है? कुतुबुद्दीन शाह, कुतुबुद्दीन शाह, यह है गुजरात का। और इसके साथ में कौन आ रहा है? महमूद खिलजी फर्स्ट। ये कहाँ का है? एमपी का। इन दोनों के मध्य सन 1456 ईस्वी में, 1456 ईस्वी में संधि होती है चंपानेर की, ट्रीटी ऑफ चंपानेर, चंपानेर की संधि होती है। और संधि होती है तो संधि में क्या करते हैं? वो है ना कि दुश्मन का जो दुश्मन है वो उतना दोस्त होता है, क्योंकि जिन दो लोगों के एक जैसे तुक मिल जाते हैं तो आपस में दोस्त बन जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुतुबुद्दीन शाह को भी कुंभा ने हराया, तो कुतुबुद्दीन शाह का दुश्मन कौन हो गया? कुंभा। और महमूद खिलजी को भी कुंभा ने हराया, तो इन दोनों का दुश्मन कौन हो गया? कुंभा। तो ये दोनों आपस में बैठ करके चर्चा करते हैं कि हम दोनों मिलकर के कुंभा को हरा देते हैं और मेवाड़ को आधा आधा कर लेंगे के। तो इसी बात को लेकर के इन दोनों के बीच में संधि हुई थी चंपानेर की संधि। इसको स्पेशल ध्यान रखना, चंपानेर की संधि कुंभा के खिलाफ हुई है। किसके खिलाफ हुई है? कुंभा के खिलाफ, ना कि उसमें कुंभा शामिल है। कौन कौन करता है? गुजरात का कुतुबुद्दीन शाह और मालवा का जो है महमूद खिलजी फर्स्ट। और ये दोनों सन 1457 ईस्वी में कुंभा पर अटैक करते हैं। युद्ध होता है बदनौर का। बदनौर पड़ता है भीलवाड़ा में, बदनौर भीलवाड़ा। और कुंभा इन दोनों को भी भगा भगा के मारता है। अब देखिए बदनौर का युद्ध होता है और इसमें भी कौन? कुंभा विजय होता है, कुंभा विजय। कुंभा जीत जाता है
और इन दोनों की जो संयुक्त सेना है वो हार जाती है, ये दोनों। अब देखिए क्या हालत है कि पहले मालवा का महमूद खिलजी अकेला आता है, उसको पीटता है, फिर जो नागौर का है मुजाहिद खां उसको हराता है, शम्स खां इसके खिलाफ होता है तो शम्स खां को हरा करके भगाता है, फिर गुजरात जाकर के वो गुजरात से मदद लेता है, कुतुबुद्दीन शाह को हराता है, और फिर वापस मालवा और गुजरात दोनों एक साथ होकर के आते हैं, तो दोनों की संयुक्त सेनाओं को फिर हराता है। मतलब तुम अकेले आओगे तब भी पिटोगे और साथ में आओगे तब भी पिटोगे। मतलब ऐसी बुरी हालत कर दी कि इधर मालवा और गुजरात, और क्योंकि उस टाइम पे तीन ही मुख्य राज्य हुए थे, दिल्ली, मालवा और गुजरात, ये शक्तिशाली थे, लेकिन जो भी आ रहा है ना कुंभा सबको पीट रहा है। तो सोचिए कि कितना पावरफुल राजा होगा। कहते हैं ऐसा कि कुंभा के समय जो है ना, दिल्ली का राज्य जो सिर पे दिल्ली से पालनपुर तक रह गया था, मतलब पालनपुर दिल्ली में एक हवाई अड्डा है, तो इतना सा ही था, मतलब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आकर के कुंभा से पंगे ले, क्योंकि जो आएगा वो पिट के जाएगा। तो किस किस को राया, पहले महमूद खिलजी को राया, फिर मुजाहिद खां को, फिर शम्स खां को, फिर कुतुबुद्दीन शाह को, और फिर वापस कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी दोनों की संयुक्त सेना को रहता है। ये सारी बातें हो गई, तो याद रखना। इसी में एक चीज और है, देखो कि जब ये कुतुबुद्दीन शाह इधर से गुजरात से सेना लेकर के आ रहा था ना, तो कुंभा ने क्या है, जो सिरोही है, सिरोही में एक राजा है, यहाँ बता देता हूँ, सिरोही, और सिरोही में उस वक्त राजा वो जो राज्य था वो एक चौहानों की शाखा है, देवड़ा चौहान। तो यहाँ पे किसका राज था, सहसमल देवड़ा का, और सहसमल देवड़ा का एक सेनापति था नरसिंह डोडिया। तो ये क्या करता है, जब कुतुबुद्दीन शाह इधर से हमला करता है ना, तो राणा कुंभा ने जो है सिरोही के कुछ इलाकों पे कब्जा किया हुआ था, तो उनको छुड़ाने के लिए सहसमल देवड़ा, कौन, सिरोही का राजा, किसकी मदद करता है, कुतुबुद्दीन शाह की। जब इनको हरा देता है ना यहाँ से, इस युद्ध में हराने के बाद में कुंभा कहता है कि वो कौन था उधर से जिसने जो कुतुबुद्दीन शाह की सेना आ रही थी उसको चाय नाश्ता करवाया था, कि वो यहाँ का सिरोही का था सहसमल, सहसमल देवड़ा। तो कुंभा इस पे अटैक करता है, और इसका सेनापति नरसिंह डोडिया, नरसिंह डोडिया, डोडिया ये परमारों की एक शाखा है, हम आगे पढ़ेंगे। तो नरसिंह डोडिया को रहता है, मतलब सिरोही पे विजय करता है, सिरोही को भी जीत लेता है। तो इस तरीके से देखिए कुंभा ने चारों तरफ जिधर भी गया सब तरफ से जीत हासिल करी। तो ये मुख्य मुख्य बातें थी, इसकी 3-4 लड़ाइयाँ हैं, सारंगपुर का युद्ध, फिर उसके बाद में ये कुतुबुद्दीन शाह दोनों को मिला करके चंपानेर की संधि, बदनौर का युद्ध और सिरोही को विजय, 3-4 लड़ाइयाँ होगी। अब उसके बाद में और मुख्य चीज़ें वो देख लेते हैं। देखिए किसी भी राजा के लिए लड़ाइयाँ लड़ना, युद्ध जीतना ये आम बात होती है, क्योंकि हर राजा किसी न किसी से लड़ाई लड़ता है, लेकिन ज़्यादातर राजाओं को उसकी लड़ाइयों, युद्ध के लिए याद नहीं किया जाता। सबसे ज़्यादा जो याद किया जाता है वो है उसका जो कल्चरल अचीवमेंट है, उसका सांस्कृतिक विकास है वो कितना है, उसके तौर पे याद किया जाता है। जैसे अपने भारत में गुप्त काल में एक शासक हुए थे, कौन, समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त इतना खतरनाक शासक था कि उसने उत्तर भारत और दक्षिण भारत को रोन के रख दिया था। मतलब उसको जीत पाना आसपास किसी की बात संभव नहीं था किसी के लिए भी, लेकिन फिर भी उस महान वीर को हम किस लिए याद करते हैं, कि वो वीणा वादक था। क्या बजाया करता था, वीणा। और उसके जो सिक्के मिले उस पे भी उसको, उसने लड़ाइयों के साथ अपना जो है चित्रांकित नहीं करवाया, वीणा बजाते उसके सिक्के मिले थे। तो गुप्त काल में अगर भारत में कोई राजा था जो संगीत प्रेमी था तो कौन था, समुद्रगुप्त। उसी तरीके से जो कुंभा है वो इसकी लड़ाइयों के लिए नहीं याद किया जा सकता, इसको जो सबसे ज़्यादा याद किया जाता है वो इसके निर्माण कार्यों और इसका जो कल्चरल अचीवमेंट है उसके लिए याद किया जाता है। तो मेवाड़ में उस समय अगर मध्यकालीन भारत में कोई राजा था जो संगीत प्रेमी था सबसे ज़्यादा, तो कौन था, राणा कुंभा। तो राणा कुंभा एक वीणा वादक था। तो इसके कुछ निर्माण कार्य देख लेते हैं। निर्माण कार्य देखिए इसने क्या क्या बनवाया है। एक तो ये चीज़ याद रख लेना कि ये वीणा वादक है। निर्माण कार्य में एक तो ये विजय स्तंभ, विजय स्तंभ, विक्ट्री टावर ये बनवाया है। और इसके साथ मेवाड़ में कवि राजा श्यामल दास जो हैं, कवि राजा श्यामल दास, और इन्होंने एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है वीर विनोद,
वीर विनोद। और इसमें ये कहते हैं कि वीर विनोद में कुंभा ने जो है मेवाड़ में 84 दुर्ग थे, मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग किसने बनवाए? कुंभा ने। मतलब कवि राजा श्यामल दास जी कहते हैं कि मेवाड़ में 84 दुर्ग हैं, 84 में से 32 दुर्ग किसने बनवाए? अकेले कुंभा ने बनवाएंगे। तो उसमें सबके बारे में तो नहीं है डिटेल, जो मुख्य मुख्य है वो देख लेते हैं। एक तो इसने बनवाया है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग, एक ये बनवाया। देखिए इनके बारे में देखेंगे, कुंभलगढ़, बसंतगढ़, बसंतगढ़, कुंभलगढ़, बसंतगढ़, एक अचलगढ़, एक बनाया था मचान, और एक बनवाया था भोमट। देखिए कुंभलगढ़ ये पड़ता है राजसमंद में, जब मैं दुर्ग पढ़ाऊंगा तो वहाँ और इसकी डिटेल से बता दूंगा कि यहाँ पे जो है पहले मौर्य राजा हुआ था एक संप्रति, उसने एक किला बनवा के छोड़ा था। तो संप्रति के जो किला था उसका अवशेष था, मतलब टूटा हुआ किला, उसको रिकंस्ट्रक्शन करवाया था किसने? कुंभा ने। और बसंतगढ़ सिरोही में है इसे, बसंतगढ़ और अचलगढ़ दोनों सिरोही में। मचान दुर्ग जो है ये मेर जाति पर नियंत्रण के लिए बनवाया था। मेर एक जाति थी, मेर जाति को कंट्रोल करने के लिए, और बोमट बिलों को कंट्रोल करने के लिए, बिलों पर नियंत्रण। देखिए हमने पढ़ा था कि मेवाड़ में मेर, मेदपाट पहले प्राचीन नाम पढ़े थे सिवी जनपद में, वो ये है। तो कौन कौन सी चीजें हो गई? विजय स्तंभ कवि राजा श्यामल दास जी कहते हैं कि 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग किसने बनवाए? कुंभा ने। कुंभलगढ़ राजसमंद में, बसंतगढ़ और अचलगढ़ दोनों कहाँ पे? सिरोही में, सिरोही में। और मचान दुर्ग मेर जाति पर कंट्रोल के लिए, और भौमट दुर्ग जो है बिलों पर नियंत्रण के लिए। इसके अलावा एक कुछ मंदिर बनवाए थे इसने। एक तो कुंभ स्वामी का मंदिर बनवाया था, कुंभ स्वामी, कुंभ स्वामी मंदिर, ये 3 मंदिर बनवाए थे इसने, 3। कहाँ कहाँ पे? एक तो चित्तौड़ में, एक कुंभलगढ़ में, एक अचलगढ़ में, अचलगढ़, ठीक है। और एक बनवाया था श्रृंगार चौरी, श्रृंगार चौरी मंदिर, ये भगवान शांतिनाथ को समर्पित है, जैनों का मंदिर है शांतिनाथ। देखिए श्रृंगार चौकी वो जोधपुर में, श्रृंगार चौरी ये मेवाड़ में, कहाँ पे? चित्तौड़ में। श्रृंगार चौरी जो मंदिर है ये जैन मंदिर है। कौन सा है? जैन मंदिर। और इसको जो कुंभा के एक मंत्री जी थे वेलाग भंडारी, वेलाग भंडारी, इन्होंने बनवाया था। और एक कुंभा ने बनवाया था। कुंभ स्वामी मंदिर हो गए 3, चित्तौड़, कुंभलगढ़ में, अचलगढ़ में, श्रृंगार चौरी। और इसी के समय बने थे रणकपुर, प्रसिद्ध जो चौमुखा मंदिर है जिसको स्तंभों का अजायब घर कहते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा 1444 खंभे रणकपुर पाली वाले मंदिर में। तो ये पाली में ये मंदिर बनवाया था। एक जैन व्यापारी थे धरणक शाह, धरणक शाह सेठ जी थे, उन्होंने बनवाया था इनके समय। कुंभा ने इसके लिए जो है 99 बीघा जमीन दान दी थी कि भाई मंदिर तुम बनाओ, जमीन में दे देता हूँ। तो देखिए कौन कौन सी चीज़ें मुख्य मुख्य विजय स्तंभ है, इसे सब जानते हैं। कवि राजा श्यामल दास ने 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग, बसंतगढ़, अचलगढ़, मचान, भोमट और कुंभस्वामी मंदिर 3 जगह बनवाए थे। कहाँ कहाँ? चित्तौड़ में, कुंभलगढ़ में और एक अचलगढ़ में। श्रृंगार चौरी याद रखनी है, और जैन मंदिर है ये, और रणकपुर में पाली वाले। ये मुख्य बातें हो गई। अब और कुछ बातें वो देख लेते हैं। देखिए कुंभा ने कुछ ग्रंथ लिखे हैं संगीत के ऊपर।
तो पुस्तकें देख लेते हैं। पुस्तकें, कुंभा के जो गुरुजी, कुंभा के गुरु तो कौन थे? हीरानंद मुनि। हीरानंद मुनि। लेकिन कुंभा के संगीत गुरु, संगीत की शिक्षा देने वाले अलग थे, संगीत गुरु सारंग व्यास। सारंग व्यास, दोनों नाम याद रखने। अगर डायरेक्ट पूछ ले कुंभा के गुरु कौन है तो हीरानंद मुनि, ये जैन थे, और संगीत गुरु कौन है? सारंग व्यास। तो देखिए संगीत की पुस्तकें पहले तो खुद कुंभा ने लिखी। कौन कौन सी लिखी देखिए। एक तो है कामराज रतिसार, कामराज रतिसार। एक लिखी सुधा प्रबंध, सुधा प्रबंध, इसी को सूड प्रबंध भी बोलते हैं, सूड प्रबंध। और एक लिखी संगीत सुधा, संगीत सुधा। एक लिखी संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा। एक लिखी संगीत राज, और एक लिखी क्रम दीपिका। देखिए कामराज रतिसार के 7 पार्ट हैं, 7 भाग, और संगीत राज के 5 भाग। तो किताबें याद रखनी है, सीधा सा रह जाएगा। कामराज रतिसार, सुधा प्रबंध जिसको सूड प्रबंध भी बोलते हैं, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज और क्रम दीपिका, रह जाएगा याद। और संगीत राज के देखिए 5 पार्ट, 1 2 3 4 और 1 5। पाट्य रत्नकोश, पाट्य रत्नकोश। एक है वाद्य रत्नकोश, वाद्य रत्नकोश। एक गीत रत्नकोश, एक नृत्य रत्नकोश और एक रस रत्नकोश। ये पूछे हुए हैं। देखिए कामराज रतिसार ये कामशास्त्र के ऊपर है। संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, सुधा प्रबंध, संगीत राज। संगीत राज के 5 पार्ट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी हुई है। याद रखने का सीधा सा तरीका है पाट्य, वाद्य, गीत, नृत्य और रस, कि भाई पहले पढ़ो, पढ़ने के बाद में बजाओ और फिर गाओ, और गाने के बाद में नाचो। जब ये सब करोगे तो आपको क्या आएगा? रस आएगा। तो ये चीज़ है। देखिए कुंभा ने इतनी सारी किताबें लिख दी। अब उसके बाद में कहता है कि भाई इससे पहले भी संगीत की कुछ और किताबें लिखी हुई है कि हाँ लिखी तो है, कि भाई लाओ उनको। तो ये ला करके उनको पढ़ता है और दूसरों के लिए कहता है कि तुमसे इतनी बड़ी किताबें नहीं पढ़ी जाएगी। तो ये उनके ऊपर शॉर्ट नोट्स बनाता है। शॉर्ट नोट्स मतलब उनके ऊपर कमेंट्री लिखता है, जिसको बोलते हैं टीका। तो कुंभा ने एक किताब थी गीत गोविंद, गीत गोविंद। ये किसने लिखी थी? जयदेव ने। और इस पर टीका लिखी, टीका। रसिक प्रिया के नाम से। और दूसरी एक और किताब थी संगीत रत्नाकर। ये किसने लिखी थी? सारंगधर ने, सारंगधर व्यास। इसके ऊपर भी टीका लिखी, उसका नाम नहीं दिया। और एक और है चंडी शतक, चंडी शतक। ये किसकी? ये है बाणभट्ट की, बाणभट्ट। हर्षवर्धन के समय लेखक हुए थे बाणभट्ट, उन्होंने लिखी चंडी शतक, उसके ऊपर टीका लिखी। बाणभट्ट ने और भी हर्ष चरित्र और कादंबरी किताबें लिखी थी। तो ये याद रखना। संगीत रत्नाकर, देखिए संगीत रत्नाकर कुंभा की किताब नहीं है, ये सारंगधर की है। लेकिन यहाँ पे याद रखना संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज, ये कुंभा की है, संगीत रत्नाकर नहीं है। संगीत रत्नाकर किसकी है? सारंगधर की। कभी वो क्रॉस क्वेश्चन दे दे एक जैसे नाम दे करके कि निम्न में से कौन सी किताब कुंभा की नहीं है, तुम क्या है वो एक साथ बोलते हैं ना, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज और संगीत रत्नाकर, तो ध्यान में से उतर जाता है कि संगीत रत्नाकर भी कुंभा ने लिखी है। लेकिन ऐसा नहीं है, संगीत रत्नाकर सारंगधर व्यास ने लिखी है।
तो ये मुख्य चीज़ें हैं। और कुंभा ने नाटक और लिखे थे, 4 नाटक। अब नाटकों का नाम तो नहीं मिलता, लेकिन 4 नाटक है। तो एक तो संस्कृत तो है सही, जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है उसमें जिक्र मिलता है इसका, आगे हम पढ़ाऊंगा मैं, उसमें देखेंगे। तो 4 नाटक संस्कृत में, और संस्कृत के साथ मेवाड़ी ये भाषा आती है कुंभा को, एक कन्नड़ आती है और एक मराठी आती है। मतलब इन भाषाओं का जिक्र 4 नाटकों में मिलता है, ये ध्यान रखना। अब देखिए उसका जो कल्चरल डेवलपमेंट है उसमें देखिए कितना हाई लेवल कर रहा होगा कि वो लड़ाई में पीछे नहीं है, वो संगीत में पीछे नहीं है, संगीत में खुद वीणा का अच्छा वादक है, वीणा वादक। तो देखिए पुस्तकें कितने सारे लिख रहा है वो, कामराज रतिसार, सुधा प्रबंध, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज, क्रम दीपिका, 4 नाटक लिख रहा है। उसमें उसको संस्कृत आती है, मेवाड़ी तो जानता ही कि भाई मेवाड़ का है, उसके साथ देखो कन्नड़ और मराठी का भी ज्ञाता है। तो ये सारी चीज़ें, और इसके 5 भाग, ये तो विशेष तौर पर याद रखना, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और उसने किस किस पे टीका लिखी है, जो गीत गोविंद किताब लिखी है जयदेव ने उस पर, संगीत रत्नाकर पर और चंडी शतक पर, ये उसकी किताबें होगी मुख्य मुख्य। आज की क्लास में यहीं पे ड्रॉप कर रहा हूँ, उसके बाद में इसके जो दरबारी विद्वान हैं उनके बारे में देखेंगे कि किस किस ने क्या क्या लिखा, और जो इसका स्थापत्य कला है उसमें कौन कौन सी चीज़ों का निर्माण किया, उसके लेखक कौन थे। जैसे अभी हम मंडन पढ़ेंगे, चित्तौड़ का जो विजय स्तंभ है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, कुंभा को पढ़ेंगे, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के बारे में पढ़ेंगे, जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति उसके बारे में पढ़ेंगे, और जो आगे एक तो जैन कीर्ति स्तंभ है चित्तौड़ में और एक विजय स्तंभ, दोनों के बारे में डिटेल से बताऊंगा। वो चीज़ आगे की क्लास में हम देखेंगे। और जो रणकपुर पाली वाला मंदिर है शांतिनाथ जी का, उसके बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। इसको देखने के बाद में जो सेकंड पार्ट आएगा उसको देखना मत भूलिएगा, क्योंकि एक एक चीज़ डिटेल से बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।